नमस्कार। आज हम भारत के सामरिक खनिज क्षेत्र में हुए एक बहुत बड़े बदलाव का विश्लेषण करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो ये टॉपिक आखिर खबरों में है क्यों? वजह है कि हाल ही में भारत की संसद ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पास कर दिया है। ये 1957 के मूल कानून में एक बहुत ही जरूरी बदलाव है, जो ये बताता है कि इस पर बात करना आज इतना अहम क्यों है। चलिए अब इस मामले की गहराई में चलते हैं। इस नए कानून को सही से समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये आखिर इतने जरूरी हैं क्यों? देखिए, सबसे बड़ी वजह है चाइना फैक्टर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी वो खास तत्व जो हमारे फोन से लेकर फाइटर जेट तक में इस्तेमाल होते हैं, उनके 60 से 70% प्रोडक्शन पर आज चीन का कब्जा है। और तो और प्रोसेसिंग कैपेसिटी का 80 से 90% भी उसी के पास है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन रिस्क है, क्योंकि हम एक ही देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक साफ सुथरे भविष्य की। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये क्रिटिकल मिनरल्स बेहद जरूरी हैं। सिलिकॉन, गैलियम, नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे खनिज सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स की नींव हैं। इनके बिना हरित ऊर्जा का सपना हकीकत नहीं बन सकता। और हाँ, सड़कों पर बढ़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सरकार का जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, उसे कामयाब बनाने के लिए लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों की भारी जरूरत है। असल में ये खनिज ईवी बैटरीज का दिल है, और इनके बिना भारत का ईवी सपना भी अधूरा रह जाएगा। इन खनिजों की अहमियत सिर्फ सड़कों या क्लीन एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। बात हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की भी है। इनका इस्तेमाल एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट, आधुनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स और एडवांस्ड वेपन्स टेक्नोलॉजी में किया जाता है। हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स पर चलते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए सिलिकॉन और मेमोरी डिवाइसेस के लिए कोबाल्ट हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। अब एक बहुत दिलचस्प बात देखिए, वो है आर्थिक विकास की संभावनाएं। चिले का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने अपने तांबे से हुई कमाई का इस्तेमाल गरीबी कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया। जरा सोचिए कि भारत अगर अपने खनिज संसाधनों का सही इस्तेमाल करे तो क्या कुछ हासिल कर सकता है। निवेश बढ़ेगा, लाखों रोजगार बनेंगे और सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। तो अब तक हमने समझा कि ये मिनरल्स क्यों जरूरी हैं और क्या-क्या चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों का जवाब है सरकार का ये नया रणनीतिक कदम, MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2025। आगे बढ़ने से पहले दो जरूरी टर्म समझ लेते हैं। पहला है डीप सीटेड मिनरल्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो खनिज हैं जो जमीन में बहुत गहराई में 200 मीटर से भी ज्यादा नीचे पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल। दूसरा जरूरी टर्म है कॉम्पोजिट लाइसेंस। इसका मतलब है एक सिंगल लाइसेंस जिसमें एक्सप्लोरेशन यानी खनिज को खोजना और माइनिंग यानी उसे निकालना, दोनों की परमिशन एक साथ मिल जाती है। इससे पूरी प्रोसेस कंपनियों के लिए काफी आसान हो जाती है। चलिए अब इस कानून की बारीकियों को समझते हैं। हम एक एक करके उन 5 सबसे बड़े बदलावों को देखेंगे जो इस कानून के जरिए लाए गए हैं। पहला बदलाव है एक्सप्लोरेशन फंड को लेकर। पहले था नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट या NMET। अब इसकी जगह ले ली है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट यानी NMEDT ने। फर्क क्या है? पहले खदान मालिक रॉयल्टी का 2% देते थे, अब 3% देंगे। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सप्लोरेशन के लिए किया जा सकेगा। सरकार का प्लान है कि अगले 5 सालों में करीब 8,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं, जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरा बदलाव भी बहुत दिलचस्प है। अब कंपनियां अपनी मौजूदा लीज में अगर कोई दूसरा खनिज पाती हैं तो उसे भी शामिल कर सकती हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर वो खनिज कोई क्रिटिकल मिनरल है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करना होगा। इससे तांबे जैसी आम धातुओं के साथ मिलने वाले कोबाल्ट और निकल जैसे कीमती खनिज भी बाहर आएंगे, जो पहले नज़रअंदाज हो जाते थे। तीसरा बदलाव माइनिंग को आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद बनाने से जुड़ा है। अब कानून ये कहता है कि कंपनियां अपनी मौजूदा लीज के साथ लगते हुए इलाके को भी उसमें जोड़ सकती हैं। माइनिंग लीज में 10% और कॉम्पोजिट लीज में 30% तक का एरिया बढ़ाया जा सकता है। इससे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी। चौथा और एक बहुत बड़ा बदलाव है मिनरल एक्सचेंजेस बनाने का।
इसे आप स्टॉक एक्सचेंज की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ शेयरों की जगह खनिजों की खरीद फरोख्त होगी। इससे क्या होगा? एक तो खनिजों का सही और पारदर्शी दाम तय होगा, और दूसरा, इस सेक्टर में नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और पांचवा बड़ा बदलाव है कैप्टिव माइंस को लेकर। पहले ये खदानें अपने कुल उत्पादन का सिर्फ 50% ही खुले बाजार में बेच सकती थी। अब ये सीमा पूरी तरह हटा दी गई है, यानी वो 100% तक बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, अब वो पुराने इस्तेमाल न किए गए मिनरल डम्प्स को भी बेच सकते हैं। इससे बाजार में मिनरल्स की सप्लाई बढ़ेगी और राज्यों की कमाई भी। तो इन 5 बड़े बदलावों को समझने के बाद आइए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं कि आखिर इस MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2025 का असली मकसद क्या है। इस कानून का मकसद साफ है, देश में मिनरल्स की खोज और उत्पादन को तेजी से बढ़ाना, भारत की सप्लाई चेन्स को मजबूत करना, रिन्यूएबल एनर्जी और EV जैसे भविष्य के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना, और इन सब के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करना। कुल मिलाकर ये भारत के फ्यूचर एनर्जी और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का एक ब्लूप्रिंट है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या MMDR एक्ट 2025 भारत को ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में एक लीडर की पोजीशन पर ला सकता है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में भारत की आत्मनिर्भरता और दुनिया में उसकी जगह तय करेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।